नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस जिसने पूरे देश में कहर बरपाया है, ऐसे में हम यानी कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय मल्होत्रा। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर सकते हैं और डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय में से आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को वक्त दिया। कोरोना और ENT, इन दोनों को मैं जोड़ना चाहूँगी। ENT इसलिए क्योंकि ब्लैक फंगस की दिक्कत आई में, नोज़ एक हमें ढके रखनी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि हम मास्क से ढकते हैं। तो कैसे हम ENT इनका ख्याल रखें, कोरोना काल में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है जो हम लोग शुरू से एक चीज़ पे बार बार जोर देते आए हैं कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड कॉफ एटिकेट्स, इस पे विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, सैनिटाइजेशंस का फ्रीक्वेंट यूज़। जब तक जनता जनार्दन ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि भीड़ में इकट्ठे नहीं होना है और जब तक डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस नहीं होगा, तब तक इन्फेक्शन का इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट ज़्यादा हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनका विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरा, अब तो कोविड वैक्सीनेशन के बाद में 2 डोज के बाद में ये गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ हमें एक ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो गया है। ये मेडिकल महाकुंभ में जो भी नहाएगा, डुबकी लगाएगा, वो तर जाएगा। एक ही रास्ता बचा है, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, लोगों को उसके लिए मोटिवेट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा लेंगे तो इन्फेक्शन से सभी बचे रहेंगे। सोसाइटी में इनका इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट कोविड का, जैसा कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि ग्राफ बहुत तेज़ी से गिर रहा है, हम लोग लगभग इस कगार पे है कि हम कोविड से लड़ाई में कामयाब हो जाएंगे। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। और थ्रोट का बहुत ख्याल रखना है, उस पर असर डालता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि कोरोना से तो मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। काफ़ी डर लोगों में है ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों की जान भी गई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी गई है। ब्लैक फंगस को कैसे पहचानें, कैसे समझें? देखिए, ब्लैक फंगस कोई उसका अस्तित्व नया नहीं है। ये पोस्ट कोविड पीरियड में जिन लोगों का इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, उन मरीजों को बहुत एग्रेसिवली अटैक करता है। इसलिए मरीज का इम्यूनो सप्रेशन जितनी जल्दी हम लोग एलिवेट कर सकेंगे उतना बेहतर रहेगा। रहा ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस, तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मरीज के क्लिनिकल लक्षण जो है उसमें उसका नाक से राइडोरिया, उसकी आंखों से डिस्चार्ज और टिपिकल फीवर की हिस्ट्री, तो उसे क्लिनिकली हम लोग बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। और उसका श्योर शॉट डायग्नोस्टिक जो है वो ये है कि हम CT स्कैन एडवाइस करते हैं। CT स्कैन में बहुत जल्दी साइनोसाइटिस के लक्षण मिल जाते हैं, तो CT स्कैन का रेडियोलॉजिकल एविडेंस और मरीज के क्लिनिकल साइंस हम बहुत आसानी से कोरिलेट करके इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल इनिशियल डिटेक्शन के बाद में शुरू करने के बाद में रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद में थोड़ा सा इसमें मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा सा सजग और सतर्क होना अत्यंत आवश्यक है। अर्ली डिटेक्शन ब्लैक फंगस का होना अति आवश्यक है और इसके लिए मरीज को तुरंत सारे कंसल्टेशंस और इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। मौसम चेंज होता है डॉक्टर, तब भी कई बार गले में तकलीफ़ होती है, गला ख़राब हो जाता है, गले में खराश महसूस होती है, गले में दर्द होता है। कोविड के भी सेम लक्षण हैं। ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और जब से कोरोना आया है तब से तो हल्का सा जुकाम हो, गले में दर्द हो, सीधे लगता है कि अब ये हम कोरोना की चपेट में आ गए। क्या कोई टेक्निक है कि हम इसे पहचान सकते हैं? और अगर नहीं है
तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा गला जल्दी ठीक हो जाए, हमारा जो ज़ुकाम है वो जल्दी ठीक हो जाए, खांसी जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सभी वायरल इन्फेक्शंस के सारे सिम्टोमेटोलॉजी मोर और लेस सेम है. वी कैन मेक आउट वेरी इजीली. वायरल फीवर हमें डायग्नोसिस करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है. कोविड के लिए हम सब जगह फीवर क्लिनिक चलाते आ रहे हैं. उसके लिए रैट टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR हमारे लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल है. ये हम कर सकते हैं. हालांकि क्लिनिकली समटाइम्स डिटेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है डायग्नोसिस में, लेकिन अन्यथा कभी दिक्कत नहीं आती है हमें. वी कैन मेक आउट वेरी इजीली एंड वी कैन डायग्नोज वेरी इजीली कोविड पेशेंट्स. जी, हमें बहुत ख्याल वैसे भी रखने की बड़ी ज़रूरत है. आप ENT स्पेशलिस्ट हैं. कई बार क्या होता है कि हम ENT डॉक्टर से तभी कांटेक्ट करते हैं हमारी आंखों में कोई दिक्कत हो जाए, हमारी नाक में, हमारे थ्रोट में कोई दिक्कत हो जाए. अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लोग सालों, और मुझे लगता है कई लोग तो पूरे जीवन भर ENT डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते होंगे. कितना ज़रूरी है समय समय पर इनका चेकअप करवाना? देखिए, ENT इन्फेक्शंस की पोर्टल ऑफ एंट्री बहुत आसान है. आपने देखा हो कि एक्सपोजर नाक से, कान से, थ्रोट से, ओरल कैविटी से बहुत इजीली अंदर जा सकता है. हमें ENT चेकअप टाइमली कराना चाहिए. जब भी सिम्टम्स आए किसी भी प्रकार के, जो कि ईयर, नोज, थ्रोट या साइनस से संबंधित हो, तो हमको ENT स्पेशलिस्ट की सलाह अवश्य लेनी चाहिए. इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए. वायरल फीवर समझ के कि जुकाम है, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अप्रोच गलत है. वी शुड कंसल्ट द ENT स्पेशलिस्ट एट द अर्लीस्ट फॉर व्हाटसोएवर रीजंस इफ ही और शी हैज गॉट एनी क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी रिलेटेड टू नाक, कान एंड गला. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ी और जानकारी जानना चाहूँगी डॉक्टर. वो इसलिए क्योंकि ब्लैक फंगस ने लोगों को डरा रखा है. आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं कि ब्लैक फंगस कुछ नया नहीं है, पहले भी ऐसी दिक्कतें हुई थी, लेकिन पोस्ट कोविड अब ये दिक्कतें सामने आ रही हैं. ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, मैं ये जानना चाहूँगी. दूसरा, ये भी सुनने में आया है कि आपको ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट को ही दिखाने की ज़रूरत है. जी, अति आवश्यक है. पेशेंट को ENT स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है. इसमें आवश्यकता पड़ने पे हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं. देखिए, एक बात देखना अति आवश्यक है कि हमारी आंख और हमारी नाक इंटरकनेक्टेड है. इसमें एक लैक्राइमल डक्ट होती है. आपने अक्सर देखा होगा कि जब आदमी रोता है तो उसके आंसू नाक से भी निकल आते हैं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लैक्राइमल डक्ट कनेक्शन. तो हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की राय ले सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि एक स्टेज के बाद में आंखों का न्यूक्लिएशन करने की नौबत आ जाती है. आंखों का न्यूक्लिएशन मतलब कभी कभी आंख निकालने की नौबत आ जाती है. इसके अलावा साइनसेस में इन्फेक्शन इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालता है और इससे मॉर्टेलिटी इज़ वेरी हाई, से अप टू 20% प्लस. तो इसलिए अति आवश्यक है. इसके लिए इंजेक्शन एंटी फंगल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, जिसकी कि हाल में अब कभी भी लगभग पूरी हो गई है. मिल भी जाते हैं थोड़ा प्रयास करने से. और इसका ओरल एंटी फंगल मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं है. ये इमरजेंसी पेशेंट और क्रिटिकल केयर में हम इनको रखना चाहेंगे, इन मरीजों को. और अर्ली डिटेक्शन के साथ में, अर्ली डायग्नोसिस के साथ में, अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएशन के साथ में हम इसके मॉर्टेलिटी रेट और इसकी मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं. साइनस के पेशेंट के लिए कितना ख़तरनाक है कोरोना, और कैसे ख्याल रखें जो लोग साइनस के पेशेंट हैं, क्योंकि उनको तो आए दिन सर्दी ज़ुकाम की दिक्कत रहती है, कफ़ की दिक्कत रहती है, और ऐसे में कोरोना आ चुका है तो फिर बहुत मुश्किल उनके लिए ये वक्त है.
पोस्ट कोविड पीरियड में हमको किसी भी साधारण सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना है, हमें उसको बहुत तवज्जो देना है। सिंपल वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हों, सोर थ्रोट के सिम्टम्स हों, उसके लिए हमें इमीडिएटली ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेना है और जैसा कि वो एडवाइस करे सारे में इन्वेस्टिगेशंस तुरंत कराने हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी तय है, बिल्कुल निर्धारित गाइडलाइंस हैं, उसके तहत मरीज को इलाज देने से इसके प्रोग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस के बाद में द आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज गुड इनफ एंड इट इज अप टू एक्सेप्टेबल रेंज, इट इज अप टू एक्सेप्टेबल रेंज। तो इसका इनिशियल डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट और प्रभावी होगा। ये तो बात हुई है साइनस के पेशेंट्स की, क्योंकि उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी, ब्लैक फंगस से क्या और भी पार्ट्स को, यानी कि ईएनटी की अगर हम बात करें, उनको ख़तरा है, या फिर कई बार फेशियल पाल्सी हो जाता है, वो भी ईएनटी की भी उसमें एक कान में दर्द होता है, उसकी वजह से होता है, नसों की वजह से होता है, तो क्या इस तरीके का भी खतरा है? देखिए, आपने जो ये फेशियल पाल्सी की बात करी, इसमें बेल्स पाल्सी भी होती है। हम आज की डेट में सारे मरीजों को ये नहीं मान सकते कि इट इज़ ऑल ड्यू टू कोविड। कभी कभी इसके कारण ज्ञात नहीं होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के, लेकिन मोर और लेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी सेम है। हाँ, ये देखा गया है अभी पोस्ट कोविड पेशेंट में जो कोमॉर्बिडिटीज़ थोड़ी सी बढ़ी हैं, उसमें बेल्स पाल्सी के केसेस कुछ ज़रूर आए हैं, लेकिन उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट 6 to 12 वीक्स देने से उसमें फेयर डिग्री ऑफ पेशेंट्स का रिस्पांस अच्छा आ जाता है। तो पोस्ट कोविड की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी की दिक्कत आ सकती है। खान पान के बारे में डॉक्टर बात कर लेते हैं, खान पान किस तरीके का रखें? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जी इसमें देखिए यही कहा गया है कि हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्लास 1 प्रोटीन। मान लीजिए किसी का वेट 60 किलो है, तो हमें 60 ग्राम्स एक्टिव प्रोटीन कंजम्पशन एवरी डे रिकमेंडेड है एज पर WHO। और WHO हमें क्लास 1 प्रोटीन्स की परिभाषा अलग बताता है। वेजिटेरियन डाइट के अंदर हम सोयाबीन, ग्राउंडनट्स और चने का यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन हाँ, सोयाबीन और ग्राउंडनट्स के अंदर थोड़ा ऑयल के इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है, लेकिन उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। हाई प्रोटीन डाइट इज़ द ओनली क्राइटेरिया जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, दूसरे कुछ मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लोग यूज़ करते हैं। जो भी इम्यूनो बूस्टर है, उसमें आयुर्वेद में तुलसी के पत्तों का भी थोड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन एलोपैथी डजंट गिव एनी रिकॉग्निशन टू सच एडिबल्स। थ्रोट की हम बात करें, ख़ासकर कोविड में, और या फिर जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको, कोविड में ख़ासकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों ने ना ठंडी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। जैसे आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी में कोविड की दूसरी लहर भी गर्मी में ही आई, आइसक्रीम को अवॉइड किया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड किया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो डॉक्टर ये कहेंगे कि विच इज़ गुड कि आप अवॉइड भी करें तो, लेकिन आइसक्रीम, दही, छाछ, तो क्या इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए? देखिए, खट्टा और ठंडा, कोल्ड एंड सार, ये दोनों चीजें जो हैं, ये कभी भी कॉजेटिव फैक्टर नहीं है, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। खट्टा खाने से कभी कभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसी प्रकार ठंडा पीने से भी कभी कभी इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हो जाता है।
ये ठीक है कि हम थोड़ा सा वी शुड अवॉइड इट इन कोविड पीरियड. वी शुड बी लिटिल बिट मोर पर्टिकुलर रिगार्डिंग आवर डाइट्स एंड आवर लाइफस्टाइल. तो उसमें कुछ हद तक अवॉइड किया जा सकता है और करना भी चाहिए. तो हमें खान पान का बहुत ध्यान रखना है. थोड़ा एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, योग की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग, वॉक, इसके अलावा जिम. लेकिन अगर हम अपने चेहरे की फेशियल एक्सरसाइज की बात करें, थ्रोट की एक्सरसाइज की बात करें, आँखों की एक्सरसाइज की बात करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्योंकि आँखें ऐसी हमारे शरीर का अंग है जो थकती हैं बहुत ज़्यादा. हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ईएनटी इन्फेक्शंस की आप बात कह रही है, इसमें हम एक चीज़ आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे. योग की बात करी है तो हमारा नेति क्रिया करी जाती है. नेति क्रिया में हम लोग एक ताम्र पात्र में, जिसमें कि एक छोटा सा आउटलेट होता है, उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, कुनकुना पानी और बहुत मिनिमम क्वांटिटी में सॉल्ट डाल देते हैं. नेति क्रिया में एक तरफ से नाक से उस पानी को श्वास द्वारा खींचा जाता है और दूसरी तरफ से उसको निकाला जाता है. तो इससे ये कहा जाता है कि साइनस के जो ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया मतलब ओपनिंग्स, हमारे शरीर में 4-5 साइनसेस होती हैं, जैसे मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, फिनॉइड साइनस और मैस्टॉइड साइनस. तो ये साइनसेस के सारे ऑस्टिया हमारी नाक के लेटरल वॉल में होते हैं. ये साइनसेस के ऑस्टिया बंद होने से ही साइनोसाइटिस होता है, क्योंकि उसमें सारा डिस्चार्ज का साइनसेस में स्टैग्नेशन हो जाता है. उसको बहने की जगह नहीं मिल पाती जब ऑस्टिया क्लोज्ड हो जाते हैं या उनकी ओपनिंग या उनके छिद्र बंद हो जाते हैं. तो एक प्रयास रहता है कि ये छिद्र किसी तरीके से खुल जाएं मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा ही, तो इमीडिएटली पेशेंट को रिस्पांस मिल जाता है. और कभी कभी जब ये ऑस्टिया परमानेंटली क्लोज हो जाते हैं और खुलते नहीं हैं, तो सर्जरी ही उसका समाधान है. तो ये यौगिक क्रिया जो नेति क्रिया है, जिसमें हम जल को नाक से एक तरफ से चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, ये इफेक्टिव है छिद्र को खोलने के लिए. इसके द्वारा स्टीम इनहेलेशन से भी साइनसेस के छिद्र जो हैं इनको खोला जा सकता है और इससे रिलीफ मिलता है. रहा आँखों का एक्सरसाइज जी, तो उसमें यही है कि जी डॉक्टर जी, आंखों की एक्सरसाइज का पहले बताएं, फिर मैं स्टीम का भी पूछूंगी आपसे. रहा आंखों की एक्सरसाइज, तो उसके लिए कोई जी आंखों की एक्सरसाइज का कोई ऐसा बहुत विशेष वो नहीं है. उसको बस जो ऑक्यूला है, जो आईबॉल है, उसको हम हर दिशा में अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, या उसको ऑल अराउंड घुमाया जा सकता है. इसके अलावा जो आपने कहा, ये स्टीम इनहेलेशन से जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है, समटाइम्स अगर ये क्लोज होती है तो इसके भी खुलने की संभावना रहती है. मैं स्टीम के बारे में जानना चाहूँगी. बड़ी थ्योरीज आई स्टीम को लेकर, ख़ासकर कोरोना काल में. एक शख्स कहता है कि भाई आप स्टीम लें सुबह, शाम, दोपहर, और देखना कोरोना छू भी नहीं सकता. जैसे ही घर जाते हैं स्टीम ज़रूर ले लें, जो भी बैक्टीरिया गया होगा वो मर जाएगा. वहीं एक थ्योरी पड़ी कि ज़्यादा स्टीम अगर आप लेते हैं तो वो भी हानिकारक है. झिल्लियाँ होती हैं बहुत पतली, वो फट सकती हैं. क्या करना चाहिए? स्टीम इज़ गुड और बैड? स्टीम इज गुड, इट इज परमिटेड अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया वाष्प क्रिया हिंदुस्तान की आयुर्वेद की बहुत ही पुरानी, इट इज वेरी एंशिएंट एंड इफेक्टिव क्रिया है. स्टीम इनहेलेशन नुकसान नहीं है अनलेस अनटिल, जैसा कि आपने बताया कि अगर एक्सेस ले लिया जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन उससे रप्चर हो सकती है. वास्तव में स्टीम इनहेलेशन से एक तो मॉइस्चर आपको मिल जाता है और दूसरा
एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बार बार रिपीट करके कही कि साइनसेस के ऑस्टिया खोलने में स्टीम इनहेलेशन से थोड़ा मदद मिलता है। तो इस दो तरीके से स्टीम इनहेलेशन इफेक्टिव है। अब मैं ज़रा ईयर के बारे में भी जानना चाहूँगी डॉक्टर। ईयर के बारे में इसलिए क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और ये सवाल मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में कौन रहा होगा, कोरोना से थोड़ा सा अलग है। कई बार क्या होता है, हम लोगों के कान में दर्द होता है, हम लोगों को लगता है गंदगी जमा है, तो इंडिया में तो आपने अक्सर देखा होगा गुनगुना ऑयल डाल लो, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका माना जाता है कि उससे सारी गंदगी आ जाएगी और फिर आप उसको साफ़ कर लीजिए। खुद से लोग साफ़ करते हैं, तीली हो गई, कोई भी नुकीली चीज़ हो गई, उससे कान साफ़ करते रहते हैं, या फिर रास्ते में कोई बैठा है कान साफ़ करने वाला, उससे कान साफ़ करवा लेते हैं। ये चीज़ें कितनी हानिकारक हो सकती हैं डॉक्टर? देखिए, कान में वैक्स डिपॉजिशन या जो जिसे हम लोग कहते हैं मैल जमा हो गया है, इसके लिए ऑयल नहीं डालना चाहिए। अगर कान के पर्दे में कोई इन्फेक्शन पहले से है या परफोरेशन है और हम अगर इसमें ऑयल डाल देते हैं तो ये ऑयल जहाँ जहाँ स्प्रेड अप होके जाएगा वहाँ तक इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाएगा। तो ये ऑयल घर में डालने की प्रैक्टिस गलत है। नंबर 2, ये वैक्स जिसे हम कहते हैं और जो कान में जो मैल जमा होता है, ये एक बॉडी का डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कान के अंदर सेरोमिनस नाम की ग्लैंड होती हैं जो कि एक पदार्थ बनाती है, उस प्रोडक्ट को हम सेरोमेन बोलते हैं। ये सेरोमेन की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है और समटाइम्स 4-5 साल के दरमियान कुछ लोगों को अगर वैक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है तो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल पेबल और इसकी हार्डनेस जो है एक कंक्रीट स्टोन जैसी हो जाती है। तो इसको आम तौर पे जैसे लोग बाहर निकलवा लेते हैं रास्ते में बैठे हुए लोगों से, ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। इसके बहुत नुकसान हैं। कान का पर्दा फट सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो सकता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रप्चर करना एक ग्रीवियस इंजरी है, एक बहुत बड़ा अपराध है। इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कान का पर्दा अगर किसी ने मैल प्रैक्टिस करते हुए समय उसकी किसी गलत कार्रवाई से पर्दा फट गया तो ये ग्रीवियस इंजरी उसको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट तक दिलवा सकती है। हमें कान के डॉक्टर से ही तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसके कंसल्टेशन के बाद में जो वो ट्रीटमेंट देते हैं उससे ये कान का मैल और कान की गंदगी बहुत आसानी से साफ हो सकती है विदाउट फेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। एक और बहुत ख़ास चीज़, क्योंकि समय का इशारा मुझे मिल चुका है और वो बहुत ज़रूरी है, वो है वैक्सीन। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक करें और एक डॉक्टर होने के नाते आप अपील ज़रूर करें, क्योंकि बड़े भ्रम हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी महाअभियान जारी है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएँ कि वैक्सीन लगवाना आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है। देखिए, मैं यहाँ पे जनता जनार्दन से एक अपील कर रहा हूँ और बार बार करता आया हूँ। इसमें हमें हमेशा से पत्रकार बंधुओं का बहुत सपोर्ट मिला है। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, वैक्सीनेशन ब्रह्मास्त्र है, ये एक मेडिकल महाकुंभ है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके एक सौगात दी है और लाभार्थी को इसका तुरंत लाभ उठाएं। जितनी जल्दी लाभ उठाएंगे उतना सोसाइटी के लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ विशेष रूप से मैं एक बार अपील और करूँगा कि कुछ लोगों को स्लॉट अलॉटमेंट हो जाता है, स्लॉट अलॉटमेंट के बाद भी कुछ लोग वैक्सीनेशन कराने नहीं आते हैं। ये एक बहुत विशेष बात है। अगर किसी को स्लॉट अलॉट हुआ है तो अपना उसका लाभार्थी अपना उसका जो बेनिफिट्स है उसको फ़ौरन उसको उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो स्लॉट अलॉटमेंट के लिए 15-15 दिन वेट करते हैं और उन्हें स्लॉट नहीं मिलता है। अब तो खैर थोड़ा ओपन रजिस्ट्रेशन एंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन जिसको स्लॉट मिलता है उसको प्राथमिकता के आधार पे अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना और डॉक्टर ने भी अपील की है, तो अब सबको समझ में अच्छा, दूसरा यहाँ पे जी
जी जी डॉक्टर, समय की कमी है और अब मुझे समय का इशारा मिल चुका है, लेकिन मैं आपका बहुत यहाँ बहुत मैडम धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूँगा। जी जी जी, बहुत कम समय है डॉक्टर मेरे पास, बस कुछ सेकंड्स में। जी मैडम यहाँ एक और भय भ्रम भ्रांति फैली हुई है बीच में कि कोविड वैक्सीनेशन से मर्दों की मर्दानगी कम होती है। ये इरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये बहुत गलत बात है और ये 100% गलत है। इस तरीके की बातों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए और सबको आगे बढ़ के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां अफवाहें फैल रही हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन जब डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोगों को समझना होगा। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और अब मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।